तो हम लोग प्लान्स और प्रोजेक्ट देख लेते हैं ना। तो प्लान क्या है? प्लान जो है इट इज ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी जो कि हम लोग एडवांस में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले से ही जो प्लान जो है हमेशा एडवांस में डिसाइड होता है। ठीक है, कि हम लोग को क्या ऑब्जेक्टिव हम लोग को कायम करना है। ठीक है, जैसे मान के चलो गवर्नमेंट सोचा कि हम लोग वेजिटेबल प्रोडक्शन को 20% से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो पहले से ये डिसाइड कर लिया कि अगले 5 साल में मुझे ये करना है ना, तो एडवांस में वो डिसाइड कर लिया। ठीक है, क्या क्या सिस्टमेटिक एक्टिविटी करेंगे। तो ये हो गया गवर्नमेंट का प्लान। ठीक है, अब प्लान का एक पार्ट होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, अब गवर्नमेंट चाह रहा है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन 20% बढ़ाना है। ठीक है, अब उसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट लेकर आया। ठीक है, मान लो ग्रीन हाउस इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, फार्मर को ट्रेनिंग देना है, इम्प्रूव सीड देना है, सप्लाई करना है फार्मर को। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है प्लान का इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट से क्या होता है हम लोग, और मतलब जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट मीन्स बाय विच इन्वेस्टमेंट एंड अदर डेवलपमेंट एक्सपेंस। ठीक है, प्रोजेक्ट जो होता है प्लान को सफल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर जो है जो प्रोजेक्ट को जो मैनेज करता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर नाम में है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है जो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, जो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और कंप्लीट करता है प्रोजेक्ट को, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा होगा तो तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन हो पाएगा। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ही तुम्हारा ख़राब है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट सही से काम नहीं हो करेगा। ठीक है, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट जो है इच कम्पोस्ट ऑफ वेरियस इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रोजेक्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है और जो कि इंटरडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मान लो जो हम लोग मान के चलो ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सॉइल टेस्टिंग करेंगे, लैंड प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, परचेज ऑफ लैंड। ठीक है, इरिगेशन करना, फर्टिलाइजर, ये सब इतना हम लोग एक्टिविटी है। ठीक है, और सारी जो एक्टिविटी है इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? जैसे अगर सॉइल टेस्टिंग तुम अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा प्लांटिंग अच्छे से नहीं होगा, है ना। तो ये लोग इंटरडिपेंडेंट हैं। अब है प्रोजेक्ट मस्ट क्रिएट ए क्वालिटी डिलीवरेबल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट से जो है तुम्हारा डिलीवरेबल जो है क्वालिटी होना चाहिए, है ना, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मान लो इरीगेशन प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो, उससे तुमको वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आता है प्रोजेक्ट मस्ट इन्वॉल्व मल्टीपल रिसोर्सेज। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में मल्टीपल रिसोर्सेज जैसे लैंड, रिसोर्स, कैपिटल। ठीक है, तो मल्टीपल रिसोर्स इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट आर नॉट सिनोनिमस विद द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से क्या प्रोडक्ट मिल रहा था कि वो सिनोनिमस नहीं है। ठीक है, मान लो प्रोजेक्ट है, मान लो मेरा मान लो इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी से इम्प्रूव करने से मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, मेरा वेजिटेबल, मेरा प्रोडक्ट तो वेजिटेबल है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है और प्रोडक्ट जो है दोनों सिनोनिमस नहीं है। ठीक है, नॉट सिनोनिमस, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। अब आता है प्रोजेक्ट आर ड्राइवन बाई कॉम्पीटिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे लैंड, लेबर, हम लोग का जो मनी जो लिमिटेड है ना, टाइम भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तुम किस चीज़ का, वो जो है वो कौन सा प्रोजेक्ट में हम लोग करें। ठीक है, हमारा जो लैंड तो लिमिटेड है, उसका हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट में लगाए। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट, जो कॉम्पिटिंग द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टेंट आते हैं। ठीक है, तो उसको बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इसी से ड्राइवन होता है। तो प्रोजेक्ट हम लोग अगर शॉर्टकट में बोलो, प्रोजेक्ट इज़ द जर्नी। ठीक है, लैंड हम लोग सॉइल टेस्ट करें, लैंड को प्रिपरेशन करें। ठीक है, और प्रोडक्ट जो होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, अब होता है हम लोग फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंशन में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का क्या क्या फेज है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर शॉर्टकट में देखेंगे तो सबसे पहला है आई एफ ए। ठीक है, और आई एफ ए और IME। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट को ये करने के लिए आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हम लोग का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, गांव में किस चीज़ का प्रॉब्लम है। ठीक है,
क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, किस टाइप का प्रोजेक्ट हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद फॉर्मुलेशन, ठीक है, फॉर्मुलेशन या फिर प्रिपरेशन। तो हम लोग पहले देख लिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब उस बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन करेंगे प्रोजेक्ट को, डिटेल में हम लोग देखेंगे कौन सा लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कितना कॉस्ट आएगा, जो रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी को प्लान करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को हम लोग फॉर्मुलेशन या फिर प्रिपरेशन कर लिए, ठीक है। उसके बाद आएगा अप्रेजल। अप्रेजल जो है हम लोग कोई स्पेशलिस्ट, ठीक है, या तो कोई स्पेशलिस्ट हम लोग डिटेल एग्जामिन कर दे, डिटेल एग्जामिनेशन बाय कोई स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट है क्या क्या वो एग्जामिन करेगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि नहीं, फाइनेंशियल वायबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, मैनेजरियल कैपेबिलिटी है कि नहीं। उसके बाद प्रोजेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक्चुअल उसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेज होता है, ठीक है। एक डेवलप इन्वेस्टमेंट पीरियड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, उसका डेवलपमेंट पीरियड, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फुल प्रोडक्शन पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं, और लास्ट में करेंगे हम लोग इवैल्यूएशन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, फॉर्मुलेशन करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अप्रेजल करेंगे, उसके बाद फिर से इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद मॉनिटरिंग और उस लास्ट में एवल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन जो है, फॉर्मुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट हम लोग पहले देख लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है कौन सा लोकेशन पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि नहीं प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसके लिए क्या क्या फिजिकल रिसोर्स चाहिए, ठीक है, मार्केट कंडीशन फैसिलिटी सही है कि नहीं, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, ये सब हम लोग चेक करते हैं फॉर्मुलेशन पे, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट एनालिसिस में सबसे पहले आता है टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है। टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या है, हम लोग क्या देखते हैं, जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो फिजिकली या फिर प्रैक्टिकली वायबल है कि नहीं, ठीक है। मान लो तुम जिस प्रोजेक्ट का कर रहे हो, ठीक है, आप जो जिस लैंड को तुम सिलेक्ट किए हो, लैंड उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, सॉइल टेस्टिंग किया करोगे, सॉइल टेस्टिंग करके देखोगे, ठीक है। जो सीड है, ठीक है, सीड जो है, जो सीड है वो सही है कि नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन जो है, फर्टिलाइजर वगैरह सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और पोस्ट प्रोडक्शन मतलब उसमें स्टोरेज फैसिलिटी है कि नहीं, प्रोसेसिंग फैसिलिटी है कि नहीं, ये सब है कि नहीं, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, ठीक है। उसमें जो सॉइल टाइप हम लोग देखते हैं, किस टाइप का सॉइल है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उस सॉइल में क्या इरिगेशन का क्या दिक्कत है, ठीक है, कौन सा क्रॉप हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, उसका सीड अवेलेबल है कि नहीं, है कि नहीं, पेस्ट और डिजीज़ क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग देखते हैं, टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि उसके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कितना खर्चा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा हम लोग को, है ना, उससे हम लोग को कितना रिटर्न आएगा, ठीक है। वो प्रोजेक्ट जो है उसके लिए कितना लोन चाहिए, ठीक है, उससे कितना इनकम आएगा, ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। उसके बाद आते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट, ठीक है। कमर्शियल एस्पेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, हम लोग कमर्शियल एस्पेक्ट में देखते हैं कि मार्केट में उस चीज़ का डिमांड है कि नहीं, है ना, उसके लिए उसका इनपुट अवेलेबल है कि नहीं, उसको हम लोग बेच सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, तो उसका डिमांड है कि नहीं, ठीक है, इनपुट है कि नहीं, आउटपुट हम लोग कुछ बेच सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये सब देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैनेजरियल एस्पेक्ट, ठीक है। मैनेजरियल एस्पेक्ट में क्या देखते हैं, जो पीपल इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर मैनेजरियल स्किल है कि नहीं, वो सही से मैनेज कर पाएगा कि नहीं, ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं मैनेजरियल स्किल में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट क्या है, इसमें जो है हम लोग अरेंज कौन कौन सा जिम्मेदारी लेगा, ठीक है, तुम ये काम करना, वो ये काम करेगा, ठीक है, तो ये सब हम लोग एस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट क्या है, जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो सोसाइटी का रूल्स, कल्चर, फूड हैबिट उसके हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। मान के चलो तुम ऐसा प्रोजेक्ट मुस्लिम इलाके में, मान लो तुम पीक फार्मिंग का प्रोजेक्ट लेकर आए, ठीक है, तो उसका सोसाइटी में उसका मना है पीक फार्मिंग, ठीक है, तो करेगा नहीं, ठीक है, तो सोशल एस्पेक्ट देखते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट हम लोग बोल दिए, है ना, तो हम लोग जो रिसोर्स है उसको हम लोग सही से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। अब आता हम लोग उसके बाद जो है फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन के बाद हम लोग अप्रेजल करते हैं, ठीक है। अप्रेजल क्या है, जो डिफरेंट जो तुम्हारा जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, वो लोग चेक करता है जो तुम्हारा प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे,
फिर डेवलपमेंट करेंगे, फिर फुल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, मॉनिटरिंग में हम लोग टाइम टू टाइम डेटा कलेक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को, ठीक है। तुम्हारा प्रोजेक्ट सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, तुम्हारा प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लान तुम्हारा प्रोजेक्ट सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था कि नहीं, ठीक है, उसको उससे कितना बेनिफिट मिला, ठीक है, ये सब हम लोग एवेल्यूएट करते हैं। अब आता हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, हम लोग का आज तुम्हारे पास मान लो 100 रुपया है, ठीक है, तो 5 साल बाद तुम्हारा 100 रुपया का उतना वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। 5 साल बाद 100 रुपये का वैल्यू हो सकता है 80 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो मनी का जो वैल्यू है टाइम के साथ कम होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कंपाउंडिंग देखते हैं और डिस्काउंटिंग, ठीक है। आज मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक है, तो 2 साल 1000 रुपया है, 2 साल बाद इसका कितना वैल्यू होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे पता करते हैं, उसके लिए हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज इनटू 1 + i टू द पावर n, ठीक है। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट, मान लो 10% इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो 1 + 0 10 / 100 मतलब 0.1, ठीक है, टू दी पावर कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। और डिस्काउंटिंग क्या है, डिस्काउंटिंग मान लो 5 साल बाद मान को चलो तुमको 2000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब उसका अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ठीक है, वो तुमको अगर पता करना है तो कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बाई 1 + i टू द पावर n, ठीक है, इसका उल्टा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का नीचे आ जाएगा 1 + i टू द पावर n, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तुम याद रखोगे, 2 हो जाए, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i टू द पावर n, ठीक है। अब आता है हम लोग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है कि नहीं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 2 मेज़र है, ठीक है, एक अनडिस्काउंटेड मेज़र और एक डिस्काउंटेड मेज़र, ठीक है। तो अनडिस्काउंटेड मेज़र में हम लोग जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हैं उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। और डिस्काउंटेड मेज़र में जो टाइम वैल्यू है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अनडिस्काउंटेड मेज़र में क्या क्या है, तुम्हारा सिंपल पे बैक पीरियड, ठीक है, सिंपल पे बैक पीरियड, और हो गया रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। और डिस्काउंटेड मेजर में क्या क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सेंसिटिविटी इंडेक्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। इसमें जो है हम लोग क्या देखते हैं, तुम्हारा इसमें हम लोग कैसे कहते रैंक करते हैं, तुम्हारा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम, ठीक है। तुम्हारा कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, कितना खर्चा आएगा और कितना देर तक तुमको कैश फ्लो आता रहेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे। अगर तुम्हारा लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन में। अब बता हम लोग द पे बैक पीरियड, ठीक है। पे बैक पीरियड क्या है, तुम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए हो, ठीक है, उसको तुम कितने साल में तुमको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। मान लो तुम 1 लाख रुपया तुम लगाए हो, ठीक है, इन्वेस्ट किए हो, ठीक है। आप मान लो तुमको हर साल 25,000 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो तुम कितने साल में उसको पे बैक तुमको तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, 4 साल में, ठीक है। तो पे बैक पीरियड क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय नेट कैश फ्लो, ठीक है। तो ये जो है सबसे सिंपल वे है, ठीक है, टू एवेल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट। ये कौन दिया था, टर्नर एंड टेलर, ठीक है, ये दिया था 1998 में, ठीक है। तो इसमें जिसका पे बैक पीरियड कम होगा, ठीक है, उसको हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है, लेसर पे बैक पीरियड को हम लोग चूज़ करते हैं। अब आता हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की इसका तुम्हारा कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स विद द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अभी जो तुमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अभी तुमको कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में तुमको कितना खर्चा आ रहा है और कितना बेनिफिट आ रहा है, ठीक है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो तुम्हारा ये जो है इकोनॉमिकली वायबल है, ठीक है। अगर लेस देन 1 है तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला इसमें दिया हुआ, ठीक है। इसमें जो है हम लोग टाइम वैल्यू को कंसिडर करते हैं ना, इसलिए देखो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाए, ठीक है, BT बाई 1 + R टू द पावर T, ठीक है। टी टाइम के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, T इज इक्वल टू 1 to n BT बाई 1 + R टू द पावर T, और बी वहाँ कॉस्ट CT
+1/r⁻t, ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब आता हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर नेट प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर नेट प्रेजेंट वर्थ का क्या फार्मूला है कि तुम्हारे पास जो बेनिफिट है, ठीक है, जो बेनिफिट है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है और जो कॉस्ट है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट करेंगे तो तुम्हारा नेट प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, तुम्हारा कितना बेनिफिट आ रहा है माइनस कितना खर्च आ रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, फिर प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। अब अगर NPV अगर 0 है तो तुम्हारा ब्रेक इवन है, NPV अगर ग्रेटर देन 0 है तो तुम एक्सेप्ट करो प्रोजेक्ट को, अगर लेस देन 0 है तो उसको एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। अब आता हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको देखो मैं समझाते हैं ऐसे, मान के चलो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दैट ए प्रोजेक्ट कैन अफोर्ड टू पे वाइल स्टिल रिकवरिंग ऑल द कॉस्ट एंड अर्निंग नो लॉस, ठीक है। मान के चलो तुमको 1 लाख रुपया तुम खरीदे हो, ठीक है, 1 लाख रुपया का तुम मतलब बैंक से तुम 1 लाख रुपया का सामान लिए हो, अब उससे तुम इक्विपमेंट वगैरह लिए, ठीक है। अब जो है तुमको मान के चलो 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट खरीदना है या फिर काव खरीदना, ठीक है। अब जो है तुम बैंक में जाओगे, ठीक है, बैंक से लोन लोगे, ठीक है। अब मान लो बैंक तुमको 5% इंटरेस्ट चार्ज करा, ठीक है। अब जो है तुम्हारा अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा बिजनेस से अगर 15% रिटर्न आ रहा है, ठीक है, मान लो तुम्हारा 15% रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है तुम्हारा इंटरेस्ट को दे पाएगा, है ना, और उससे तुम्हारा कुछ पैसा भी बचेगा, ठीक है। मान के चलो अगर तुम्हारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर 8% है, ठीक है, तो तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा था 5%, ठीक है, तो तुम्हारा 3% और बढ़ रहा था, मतलब बच रहा था, है ना। इंटरेस्ट तुम्हारा मान के चलो 8% है, ठीक है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, ठीक है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट देने के बाद भी 7% बच रहा है, ठीक है। तो ये तुम अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर मान के चलो तुम्हारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 7% है, ठीक है, और तुम्हारा बैंक तुमसे पैसा ले रहा 9%, ठीक है, तो तुम उस प्रोजेक्ट को ये कर दो, ठीक है, रिजेक्ट कर दो। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, दैट एट प्रोजेक्ट कैन अफोर्ड, ठीक है, बाई जितना कॉस्ट है, ठीक है, ये सब देने के बाद कितना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न और डिस्काउंट रेट, ठीक है, ये इसका जो है कौन दिया था, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है कौन दिया था, गिटिंग का, ठीक है, 1992 में। अब आता हम लोग सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, हम लोग जितना भी अभी कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या अज्यूम कर रहे थे कि फ्यूचर में कॉस्ट जो है तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, रिटर्न जो है अनसर्टेनिटी कुछ आएगा नहीं, है ना, तो मेरा, लेकिन इन रियलिटी में तुम अगर देखोगे फ्यूचर में हो सकता है प्राइस कम हो जाए, ठीक है, तुम्हारा कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है, यील्ड हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ को हम लोग जब कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम लोग कंसीडर किस में करते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज दैट इज वेरिएबल, ठीक है। अब आता है हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो टू द इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तुम इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मान के चलो तुम इनिशियल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब तुमको प्रेजेंटली कितना कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है, तुमको फ्यूचर में मान लो 1,000 रुपया तुम इन्वेस्ट किए, ठीक है, अभी इन्वेस्ट किया 1,000 रुपया, फ्यूचर में मान के चलो तुमको 5,000 रुपया आएगा, उसका अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ठीक है, उसका मान के चलो प्रेजेंट वैल्यू मान के चलो 4,000 रुपया, ठीक है। तो इससे हम लोग उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में जितना कैश फ्लो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू रखेंगे और नीचे इनिशियल अभी कितना तुम इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है।